हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। तो हमने देख लिया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे कि इससे पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि गैस का उत्सर्जन, पहला हम लोगों ने देखा था कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गैस रिलीज़ हो तब भी पता चलता है कि हाँ, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और साथ ही अवपेच का बनना, अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, इस तरफ का जब चेंज आएगा किसी भी रिएक्शन के अंतर्गत रिएक्शन में, तो हम समझेंगे कि हाँ, ये जो है केमिकल रिएक्शन है। अवक्षेप का बनना बताया था। फिर उसके बाद जो है रंग का परिवर्तित होना हमने समझा था पिछली वाली वीडियो में। अब इसके बाद जो है अवस्था में परिवर्तन हम देखेंगे। तो अवस्था में जब परिवर्तन है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के कारण अवस्था में परिवर्तन होता है। कुछ जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें जो है अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम का दहन हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जल वाष्प बनाता है। ठीक, जब मोमबत्ती का हम लोग दहन करते हैं, यानी उसको जब हम लोग जलाते हैं, तो ये जो मोम होता है उसका दहन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जैसे ब्लैक धुआं निकलता है ना, तो ब्लैक धुआं मतलब कार्बन, और दहन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हम लोग कुछ भी जलाते हैं तो वो आपस में रिएक्ट कर जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। साथ ही जल वाष्प बनता है, यानी H2O का वेपर बनता है। तो मोमबत्ती को जलाने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ ही जल वाष्प बनता है। जैसे कार्बन है यानी कोयला, कोयले को भी हम लोग जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो हमें वापस से मोम जो है मोमबत्ती प्राप्त तो नहीं होगा। और मोमबत्ती का जो जलना होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जो पिघलना है, पिघल करके जैसे किनारे किनारे आकर बैठ जाता है, तो मोमबत्ती का जो पिघलना है, पिघल जाता है तो वो वापस से ठंडा होकर मोम में परिवर्तित हो जाता है। तो मोमबत्ती का जो पिघलना होता है वो एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जो जलना है, जब पूरी तरह से जल गया तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। तो उसके स्टेट में परिवर्तन आ जा रहा है, उसके स्टेट में परिवर्तन आ जा रहा है, क्योंकि मोमबत्ती जो मोम है उसका दहन हो जा रहा है और वो उसके स्टेट में परिवर्तन आ जा रहा है। जैसे कोयला भी जलाएंगे हम लोग तो कोयला जो है जल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और कोयला भी हमें वापस से नहीं मिलेगा, उसके भी स्टेट में परिवर्तन आ जाएगा। अब जैसे कपूर है, कपूर को भी हम लोग जलाते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा वापस से, तो कपूर हमें मिलेगा नहीं, तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, कोई भी रिएक्शन में अगर गैस निकलता है, गैस रिलीज़ होता है, गैस का उत्सर्जन होता है या अवक्षेप का बनना होता है, अगर रंग में परिवर्तन आ रहा है और अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वो सब क्या है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसके वजह से चेंजेस आ रहे हैं। अब इसके बाद है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन के दृष्टिकोण से रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ताप में परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा रिलीज़ होती है, जिसके वजह से जो भी हमारा मिश्रण है वो गर्म हो जाता है, जो भी सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाता है। अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट करें, जैसे कि बीकर में बिना बुझा हुआ चूना ले लें, बिना बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, जब इसमें हम बिना बुझा हुआ चूना लिए कैल्शियम ऑक्साइड
और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर डाल रहे हैं H2O। तो ये जब रिएक्शन कर जाएगा तो रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग इस बीकर को टच करेंगे तो हमें हीट महसूस होगा। हीट महसूस होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जब ये रिएक्ट करता है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ, तब इसमें ऊष्मा निकलता है, जिसके वजह से हमें बीकर क्या लगेगा, थोड़ा गर्म लगेगा। तो यही इसमें बताया गया है कि बिना बुझा हुआ चूना लेंगे प्लस वाटर आपस में जब रिएक्ट करेगा तो बुझा हुआ चूना बनाएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस ऊष्मा बाहर निकलेगा इसमें। फिर इसके बाद है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा रिलीज होती है। उसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सो मतलब बाहर निकलना। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी नाम से ही पता चल रहा है, शोषी मतलब कि अवशोषण हो रहा है यहाँ पे, यानी अवशोषित हो रहा है। ठीक, और इंग्लिश में इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंडो मतलब अंदर, तो उस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा को जो है अवशोषित किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो मिश्रण होता है वो ठंडा हो जाता है। ऊष्माक्षेपी में मिश्रण को जब हम लोग रिएक्ट कर रहा था, दो चीज़ आपस में जब रिएक्ट कर रहे थे तो वो वहाँ से ऊष्मा निकल रही थी, लेकिन इसमें जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा कि ऊष्मा जो है हमें जो रिएक्ट करेगा, तो हम अगर बीकर को टच करेंगे तो ठंडा, हमारा सॉल्यूशन जो है ठंडा रहेगा, ठंडा थोड़ा महसूस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के मध्य रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बेरियम क्लोराइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, BaOH का होल ट्वाइस। तो ये अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है NH4Cl के साथ, तो बेरियम क्लोराइड बना रहा है, BaCl2 बना रहा है, प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो जो BaCl2 बन रहा है, जब इसको हम छुएंगे, इसका जब मिश्रण छुएंगे, इसका सॉल्यूशन, तब हमें ताप जो है कम लगेगा, थोड़ा ठंडा बीकर लगेगा। अगर इसको हम बीकर में रिएक्शन करें जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, BaOH मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड को एक बीकर में लेते हैं और फिर अमोनियम क्लोराइड को उसमें मिलाते हैं धीरे धीरे, तो BaCl2 का हमें सॉल्यूशन मिलेगा, जिसका कि सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा। ठीक, तो ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें जब ठंडा महसूस हो रहा है तो हमें पता चल रहा है कि इसमें जो है ऊष्मा जो है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, अवशोषित हो रही है इसमें। ठीक, तो ये हमने ऊष्मा शोषी अभिक्रिया देखा। अब इसके बाद है कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के, जैसे कि प्राकृतिक गैस होता है CNG गैस, जिसको कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो CNG हम लोग ऑटो वगैरह में, बाइक वगैरह में और जैसे कार वगैरह होता है, तो उसमें CNG वाले भी अब आ रहे हैं। तो ये जो होता है CNG का प्रयोग जो है पेट्रोलियम, डीजल इन सब की जगह पे किया जाता है, और ये जो होता है पेट्रोल, डीजल इन सब से लेस टॉक्सिक होता है CNG। तो इसका यूज़ होता है यहाँ पे, प्राकृतिक गैस होता है। तो CNG में उपस्थित मीथेन, CNG में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, तो CH4 यानी मीथेन। ठीक, मीथेन का जब हम लोग दहन करते हैं तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहाँ पे जब हम लोग मीथेन का दहन करेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, यानी ऊष्मा क्या होगी, बाहर निकलेगी। जब CH4 यानी मीथेन गैस के फॉर्म में है, दहन कर रहे हैं, दहन किसके प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, साथ ही वाटर के कुछ वेपर्स निकलेंगे, प्लस ऊष्मा निकलता है। इसी प्रकार से LPG गैस में, यानी जो रसोई घर का जो गैस होता है, उसमें भी LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस।
में उपस्थित क्या होता है, ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन पाया जाता है C4H10, ठीक, C4H10 ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस प्रेजेंट होता है, इसका भी दहन कर रहे हैं, और दहन कर रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे भी बाहर निकलेगा, ठीक। ब्यूटेन का जब रिएक्शन कराएंगे, दहन कराएंगे, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही दहन होता है, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, प्लस वाटर के वेपर्स और साथ ही ऊष्मा। फिर इसके बाद है थर्ड पॉइंट में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ और जैसे एग्जाम्पल हो गए, खरपतवार, साग सब्जियों का जो विघटन होता है तो कंपोस्ट खाद यानी जैविक खाद बनता है। जब ये जो है खरपतवार वगैरह जो है, जब इसका विघटन होगा, जब ये ब्रेक होते हैं तो एक जैविक खाद बनाते हैं, ठीक है। और ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ब्रेक होकर एक खाद बना रहे हैं, एक तरह से पौधों के लिए वो पोषण का काम करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी वो रिलीज़ करेंगे एक तरह से, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आ जाएगा। अब जैसे तीसरा एग्जाम्पल है श्वसन का। हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, तो रेस्पायरेशन में जब हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस में हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक, और CO2 बाहर निकालते हैं। तो हमें सांस लेने के लिए भी क्या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, हम लोग खाते हैं चावल, आलू, ब्रेड, जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, दाल, चावल, ऐसे खाने वाली चीज़ें होती हैं, तो उसमें उनसे हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे बॉडी में जो खाना हमारा पचा यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन किस में हुआ, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, प्लस ऊष्मा या ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक। तो ग्लूकोज जो है रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो कि हम लोग बाहर रिलीज़ कर देते हैं, और O2 ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को बाहर करते हैं। वाटर हमारे बॉडी में जितना मतलब चाहिए वो उतना स्टोर हो जाता है। एनर्जी जो है हम फिर उसके बाद एनर्जी को क्या करते हैं, खर्च करते हैं, जो भी ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, तो एनर्जी को हम लोग जैसे पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बाद खेल कूद, जहाँ भी हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो उस एक्टिविटी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ हम लोग ऊर्जा खर्च करते हैं। तो ये भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें भी क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा रिलीज़ होती है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल्स थे। अब इसके बाद है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को देखेंगे। अब कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसको हम किस प्रकार से शो करते हैं, कि किस तरीके से हम उसको रासायनिक समीकरण को दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है रासायनिक समीकरण को दिखाने के लिए एक तरफ हम लोग अभिकारक लिखते हैं और दूसरे तरफ जो है उत्पाद लिखते हैं या क्रियाफल। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में क्रियाफल भी बोलते हैं। तो हम लोग एक तरफ अभिकारक लिखेंगे, दूसरे तरफ जो है उत्पाद लिखेंगे यानी प्रोडक्ट लिखेंगे, और बीच में एरो का चिन्ह लगाते हैं। फिर इसके बाद है, अगर दो रिएक्टेंट्स हैं आपस में रिएक्ट करें तो उसके बीच में प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है, ये अभिकारक हो गया। और इसके बाद जो प्रोडक्ट है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये जो है शब्द समीकरण के द्वारा हमने इस रिएक्शन को शो किया है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। अब इसके बाद है सूत्र समीकरण में जैसे प्रतीकों के द्वारा हम लोग इसको बताते हैं। मैग्नीशियम है तो Mg इसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन O, ठीक, O2 हो गया। फिर इसके बाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बना, इसको बैलेंस किया गया है। फिर इसके आगे वाले में हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये समीकरण, इससे पहले हम लोग यहाँ भी कुछ रिएक्शंस देखे थे। तो यहाँ दो रिएक्टेंट हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है यानी अभिकर्मक है, और ये सब प्रोडक्ट हैं, एक से अधिक प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ हमें,
तो ये है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल है, जिंक है तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। जिंक Zn किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट बना रहा है, ZnSO4 बना रहा है। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है इसमें। तो ये जो है क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन जो है बाहर निकल रहा है। जब हम ये कॉनिकल फ्लास्क में रिएक्शन करते हैं, Zn जिंक के टुकड़े डालते हैं और साथ ही H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, इसके जगह पे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी डाल सकते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु H2SO4 अम्ल। तो तनु का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग और डाइल्यूट करें। कोई भी चीज़ है, गाढ़ा है, तो उसको हम लोग थोड़ा पानी डाल के उसकी मतलब कंसंट्रेशन को थोड़ा कम कर देते हैं। तो उसी तरह उसमें हम लोग डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, जिसकी वजह से हमें हीट महसूस होता है। जैसा कि यहाँ बीकर में रिएक्शन कराया गया है, ये जो है कॉनिकल फ्लास्क में जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है ना, उत्सर्जन। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उत्सर्जन होता है ऊष्मा का। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉनिकल फ्लास्क को जब हम लोग टच करेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा, हमें वहाँ पे हीट लगेगा, क्योंकि जिंक क्या कर जा रहा है, रिएक्ट कर जा रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ से H2 है बाहर निकलता है और जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा मीथेन। मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस जल बनाता है। मीथेन किस में पाया जाता है, तो मीथेन हमारा CNG में पाया जाता है। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसमें पाया जाता है। और CO2 गैस बाहर निकलता है, H2O, और साथ ही ऊष्मा भी बाहर निकलता है। ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।